गुड इवनिंग दोस्तों GS2 का पेपर 2 का ये 12वां वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें सिटीजन चार्टर या नागरिक घोषणा पत्र। 2021 में भी क्वेश्चन आया था, 2019 में भी इससे क्वेश्चन आया था। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो नागरिक अधिकारों से संबंधित होता है ये घोषणा पत्र, जिसमें क्या होता है, जो पर्टिकुलर संगठन होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, डिपार्टमेंट होता है, वो उसमें क्या होता है, जो उसके द्वारा सेवाएँ दी जा रही हैं उनका विवरण होता है, प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। इसमें लक्षित वर्गों का बारे में लिखा होता है, इसमें उनका लक्षित वर्ग कौन से हैं, इनके लिए सेवाएं हैं, ठीक है। और शिकायत निवारण, जो शिकायत निवारण तंत्र यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल जो पूरा सिस्टम होता है, ये होता है। तो इस जैसी बहुत सारी जो प्रतिबद्धताएं होती हैं उनका व्याख्या दे रखी होती है इस नागरिक घोषणा पत्र में, सिटीजन चार्टर में। जैसे मान लो कोई भी डिपार्टमेंट है ना, जैसे फूड एंड सिविल सप्लाई है, तो वो जारी कर देगा कि यहाँ पे कब गेहूँ की खरीद होती है, कब धान की खरीद होती है, पीडीएस में क्या सिस्टम चल रहा है, किन किन को दिया जाएगा पीडीएस, ये सब चीज़ें उल्लेख की जाएंगी, है ना, उस डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो वो क्या कहलाएगा, उसका घोषणा पत्र कहलाएगा। इतिहास के बारे में बात करें तो 1991 में यूके में पहली बार में इसके बारे में उल्लेख किया गया था। जॉन मेयर की जो गवर्नमेंट आई थी, उनने जन सेवा वितरण में दक्षता लाने के लिए इस तरह का सिटीजन चार्टर लेके आए थे। भारत में 1997 में कब इसकी बात हुई थी, जो मुख्यमंत्री का सम्मेलन हुआ था मुख्यमंत्रियों का सारी स्टेट्स का, उसमें पीएम ने ये बात करी थी, ठीक है, ताकि प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन हेतु सभी संगठनों को सिटीजन चार्टर अपनाने की इन्होंने बात कही, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आई, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस, है ना। इसने 2004 में एक आदर्श जो है ना सिटीजन चार्टर उसने बनाया, जिसको देखकर करीबन लगभग आज के टाइम में देखा जाए तो 700 सरकारी विभाग और एजेंसियां हैं जिन्होंने जो सिटीजन चार्टर है उसकी घोषणा कर चुके हैं। सिद्धांत की अगर बात करें तो इसके 6 सिद्धांत है: गुणवत्ता, मानक, मूल्य, विकल्प, जवाबदेही और पारदर्शिता। गुणवत्ता किसकी, सेवा, जो सेवा प्रदान कर रही है संगठन, उसकी गुणवत्ता। मानक क्या है, समयबद्ध सेवा की प्रदायगी, जो सर्विस डिलीवरी है वो एक टाइम बाउंड मैनर में दी जाएगी। मूल्य, सेवा का मूल्य क्या रहेगा। विकल्प क्या है, जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उनके पास सेवाओं को चुनने का विकल्प भी होगा, यानी जो विकल्प दे रखे होंगे, एक से ज़्यादा विकल्प दे रखे होंगे, ठीक है, ताकि उपभोक्ताओं के पास सेवाओं को चुनने का विकल्प हो। जवाबदेही, संगठनात्मक और कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। साथ ही पारदर्शिता, इसके अंतर्गत जो भी सेवाएं दी जाएंगी नियम और प्रक्रिया की प्रक्रिया सम्मत सेवाओं की अदायगी इसमें दी जाएगी। उपयोगिता क्या है, तो सार्वजनिक सेवाओं को इसमें नागरिक केंद्रित बनाया जाता है, जिस कारण जन केंद्रित शासन की स्थापना होती है। ग्राहकों की समय और धन की बचत होती है, क्योंकि सेवा व उसकी प्राप्ति का इसमें क्या होता है, स्पष्ट उल्लेख होता है ना। जो कंज्यूमर होता है उसको स्पष्ट पता होता है कि कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सी सर्विसेज उसको मिलेगी, कहाँ उसको अवेल करनी है, ठीक है। समयबद्ध सेवा प्रदायगी होती है। सार्वजनिक विभागों की दक्षता और जवाबदेही में इससे बढ़ोतरी होती है। समस्त प्रक्रिया पारदर्शी होने के कारण भ्रष्टाचार की संभावना लगभग शून्य है, इसमें हो जाती है, ठीक। सरकार के 2 लक्ष्य हैं, सबका साथ सबका विकास और मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की इसके माध्यम से पूर्ति होती है। पर्याप्त सफलता इसको नहीं मिल पाई है, इसका कारण क्या है ये देखते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, इन्होंने इसका जो मूल्यांकन किया था तो बताया था इसमें बहुत सारी कमियां हैं। पहली क्या है, इसके डिज़ाइन को लेकर है। डिज़ाइन में क्या है, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच इसमें अपनाया गया, मतलब ऊपर से बना लिया गया और नीचे लागू कर दिया गया, ठीक है। जो नीचे इसके जो मतलब लाभार्थी हैं, जो लक्षित वर्ग है, उनसे कोई कंसल्टेंट की नहीं गई, ठीक। अक्सर देखा गया है सारे डिपार्टमेंट ने क्या करा, जो इसने DARPG ये डिपार्टमेंट है ना, इसने जो आदर्श सिटीजन चार्टर बनाया उसकी कॉपी कर ली, लगभग एक जैसी सभी की दिख रही थी, है ना। तो वन साइज फिट फॉर ऑल इन्होंने दृष्टिकोण अपनाया। दूसरा, भाषाएं स्पष्ट भाषाएं थी, और ख़ास करके जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें ये नहीं था, ठीक है। कोई कानूनी शक्ति इसको बैक करने के लिए नहीं थी, है ना। इसलिए विभागों ने जो डिपार्टमेंट थे, इन्होंने इसे को बनाने में मतलब बहुत ज़्यादा आनाकानी दिखाई। जो हितधारक थे उनकी कोई सहभागिता नहीं थी, मतलब जो डिज़ाइन की गई थी इसको सिटीजन चार्टर को, जो पर्टिकुलर कोई सेवा, जो लक्षित वर्ग है, जो हितधारक है ना, स्टेक होल्डर हैं, उनसे कोई कंसल्टेंट किया ही नहीं गया। एक प्रकार से नई पहल थी, नई प्रथा थी, है ना।
तो विभाग जो थे, विभाग के जो कर्मचारी थे, इन्होंने इसके प्रति बहुत ज़्यादा कोई रुचि नहीं दिखाई क्लियरली, है ना। जो सूचनाएं इसमें मेंशन की गई उनको को अपडेट भी नहीं किया गया। नागरिकों में खुद के में जागरूकता की कमी, जानते नहीं थे सिटीजन चार्टर होता क्या है। अवसंरचना, नई प्रौद्योगिकी संबंधी भी समस्याएं इसमें देखी गई। ठीक, प्रभावी इसको बनाने हेतु क्या प्रयास, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो सेकंड ARC ने इसमें बताया, कुछ उपाय बताया कि इसमें सुधार, इसके माध्यम से सुधार किया जा सकता है। पहले तो बॉटम टू टॉप अप्रोच इसमें अपनाई जाए। सभी विभागों और संगठनों के लिए एक समान सिटीजन चार्टर ना हो। हर डिपार्टमेंट, हर संगठन अपना एक खुद के से जो सेवाएं हैं उनके आधार पर सिटीजन चार्टर डेवलप करे। स्पष्ट भाषाओं और जो जो इसमें प्रावधान लिखे होते हैं वो स्पष्ट क्लियरली लिखे हों। जो भाषा, सरल भाषा का उपयोग की हो, खास करके स्थानीय भाषाओं में इसका प्रयोग किया गया हो। जो स्टेक होल्डर है उनकी सहभागिता, मतलब उनसे कंसल्टेंट किया जाए, इसमें सहभागिता उनकी सुनिश्चित किया जाए। विशेषज्ञों द्वारा जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा निर्मित किया जाए। जागरूकता बढ़ाई जाए विभिन्न माध्यम, चाहे वो रेडियो हो गई, सोशल मीडिया हो गई, इसके माध्यम से समाज में एक जागरूकता बढ़ाई जाए। ठीक, कर्मचारियों को जो क्या है संवेदीकरण किया जाए, मतलब जो एम्प्लॉयर हैं इनका सेंसिटाइजेशन किया जाए, इनको प्रशिक्षण दिया, इसके लिए अलग से एक बजट बनाया जाए। अवसंरचना और टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन यानी तकनीकी पैठ को भी बढ़ाया जाए। ठीक, इसी के संदर्भ में सेवात्मक मॉडल है, उसको अपनाए जाने की बात करी। सेवात्मक मॉडल क्या है? इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में उत्कृष्टता प्रदान करना है। सेकंड ARC और DAR डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने इसके मिलकर बनाया। इसमें 3 मॉड्यूल हैं बेसिकली। सिटीजन चार्टर का प्रभावी क्रियान्वयन, उत्कृष्ट लोक शिकायत निवारण तंत्र यानी जो ग्रीवेंस रिड्रेसल हो उसका एक अच्छा सिस्टम हो। उत्तम सेवा प्रदायगी हेतु संगठन और कर्मचारियों की क्षमता, कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी की जाए। ठीक, एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना, इसमें घोषणा पत्र, नागरिक सशक्तिकरण, शिकायत निवारण, संतुष्टि के स्तर को बढ़ोतरी, सेवा प्रदायगी और क्षमता, इसमें क्षमता सुधार करना। ये एक ऐसी डायग्राम था वो बना दिया। ठीक है, तो ये टॉपिक, अगला टॉपिक है ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस जो मैंने इसमें 2018 में, 2020 में, 2022 में ई गवर्नेंस क्वेश्चन आते रहे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें ई गवर्नेंस में मैंने क्या किया, जो UP PCS का जो पेपर है, पेपर 5 और 6, उसमें तैयार किया था ये, उसी से इसमें कट पेस्ट कर लिया है मैंने। ठीक है, तो देखते हैं क्या ई गवर्नेंस क्या होता है। परिभाषा की अगर बात करें तो गवर्नेंस में ITC यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, वो क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस। यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कहते हैं शासन को नैतिक, उत्तरदायी, जवाबदेह, पारदर्शी बनाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। ये सेकंड ARC ने इसकी डेफिनेशन दी थी। विशेषता क्या? जवाबदेही सुनिश्चित होती है, सरल होती है, इससे जो प्रक्रियाएँ होती है गवर्नेंस में वो सरल होती है, पारदर्शी बनाया जा सकता है गवर्नेंस को, नैतिकता इसमें सुनिश्चित होती है और अनुक्रियाशीलता यानी रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी खासी होती है। ठीक, विशेषता और लाभ क्या? सेवा प्रदायगी जो होती है डिजिटली माध्यम से होती है, जिससे काफ़ी तेज़ी से सेवाओं को प्रदान किया जा सकता है। पारदर्शी और जवाबदेह बनाती है सिस्टम को। ये दक्षता और उत्पादकता बढ़ाती है विभागों की, डिपार्टमेंट्स की, और समय और धन की बचत इसके माध्यम से होती है। नागरिक सहभागिता इसके माध्यम से बढ़ती है। डाटा आधारित निर्णय प्रक्रिया यानी जो भी डिसीजन मेकिंग सिस्टम है ना, उसमें ऑब्जेक्टिविटी आती है। क्योंकि कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो डेटा के बेस पे लिया जाता है। धोखाधड़ी से इसमें सुरक्षा भी प्रदान करती है। ठीक, अगर इसके प्रकार की बात देखें तो मोटा 3-4 प्रकार हैं इसके, जो सेकंड ARC ने बताया। G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, जैसे लोकवाणी प्रोजेक्ट है ना, जन सुनवाई पोर्टल UP में। दूसरा है G2B गवर्नमेंट टू बिजनेसेस, जैसे बिजनेस मित्र जो ऑनलाइन पोर्टल वगैरह है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना। ठीक है, तीसरा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जैसे UP ई समीक्षा पोर्टल। ठीक है, लोकवाणी पोर्टल। G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके लिए, जैसे UP स्वान है ना, ये एक प्रकार से डिजिटल UP बनाने के लिए एक प्रयास है। ई पेंशन, शासनादेश जिसमें सरकारी आदेश को हमें मिलता है। तो G2C, G2B, G2G और G2 क्या होगा C, G2C, दूसरा को G2B, तीसरा को G2G और चौथा को G2E। ठीक है, चुनौतियाँ क्या है? अवसंरचनात्मक और कनेक्टिविटी, क्योंकि ई गवर्नेंस के लिए एक तो फास्ट इंटरनेट होना चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होने, डिवाइसेस होनी चाहिए। ठीक है, इससे लेके समस्या, एक तो ये बहुत महंगे होते हैं, सस्ते तो होते नहीं ये डिवाइसेस वगैरह, इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, दूसरे इनको जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर,
उसकी कमी है। डिजिटल डिवाइड, कर्मचारियों को बहुत सारे अभी भी आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जिनको डिजिटल डिवाइड, कर्मचारी जनता उनके बीच में काफ़ी बड़ी डिजिटल डिवाइड है। साइबर अपराध, साइबर अटैक होते रहते हैं। निजता और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा की समस्या है इसमें। इंटर ऑपरेटिविलिटी, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इंटर ऑपरेटिविलिटी इसमें अभी नई स्थापित हुई है। डिजिटल निरक्षरता है ना, ये भी एक इशू है। जागरूकता की कमी और परिवर्तन के प्रति अनिच्छा, एक तो जनता में जागरूकता की कमी है, विभागों में भी जागरूकता की कमी है। खास करके जो डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट है ना, उसके साथ एक समस्या ये रहती है कि कोई भी नया इनिशिएटिव आता है उसके प्रति मतलब कोई रुचि नहीं दिखाते। इनको लगता है अरे पता नहीं क्या नया आइटम आ गया है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा ही रुचि नहीं दिखाती। ठीक, फॉरवर्ड में देखें तो सेकेंड ARC ने बताया था BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और प्रोसेस BPR, इसके अंतर्गत क्षमता निर्माण और जागरूकता बढ़ाना, प्रभावी क्रियान्वयन, प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन। ठीक है। और ई गवर्नेंस के स्तंभ की अगर बात करें, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज, ये इसके स्तंभ हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।